बच्चों का एक बार फिर से मेंटर दी लाइव अपेक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका फिजिक्स मेंटर सचिन। और आज बच्चों हम एक स्पेशली चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम हमारा जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा कि टॉपिक्स हम कौन कौन से प्रिपेयर करें, वो हमें जो है टॉपिक बच्चों लेने हैं इस बार। और ये समय बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, बट लेकिन अभी टाइम है कि सर वो चीज़ हमें बता दीजिए जो कि इस समय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चंस की बात करनी है। सभी को पैटर्न आपको पता होगा कि सीबीएसई का एग्जाम का क्या पैटर्न है। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन सभी को पता होंगे कि कितने क्वेश्चन से बच्चों आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है, पहले सेक्शन में आपको एमसीक्यू मिलते हैं, सेक्शन 1 में एमसीक्यू मिलते हैं और आपको असर्शन रीजनिंग के 16 क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर 2 नंबर के आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको 4 नंबर के बच्चों 2 केस स्टडी क्वेश्चन मिलते हैं और देन 5 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं लास्ट सेक्शन में, सेक्शन ई में। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले चैप्टर 1 से मैं आपको स्टार्ट करता हूं, यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूनिट 9 है टोटल सीबीएसई के सिलेबस में, यूनिट 9 है। और चैप्टर्स की बात करें चैप्टर 1 और 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बच्चों बता चुका हूं कि थ्योरेटिकली आप थोड़ा, अगर आप डेरिवेशन बेस्ड लेके चल रहे हो बच्चों, थोड़ा सा आपको वहां पर अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड पेपर बच्चों आने के कम चांसेस हैं। पेपर कंसेप्ट बेस्ड आपको मिलने वाला है, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा आप फोकस करिए। और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम रहती है कि एमसीक्यूज में। तो नेक्स्ट जो क्लास बच्चों में मेरी होने वाली है वो एमसीक्यूज उसमें होंगे और वो एमसीक्यू आप और हम सब मिलके बच्चों साथ करने वाले हैं। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो सबसे पहले चैप्टर की अगर बच्चों हम बात करें, सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे पहला चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले चैप्टर में बच्चों ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो आपको आ सकता है न्यूमेरिकल, तो आप बच्चों प्रिपेयर कर लो यहां से किसका, न्यूमेरिकल सेक्शन आप प्रिपेयर कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है, न्यूमेरिकल आप प्रिपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड से। कंसेप्चुअल की बात करें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यहां से आपको मिल सकता है वो आपको मिलता है बच्चों गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम पे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सर थ्योरी का भी आपको हमें बता दीजिए, तो थ्योरी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर रहेगा क्या बच्चों, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में हमें जो है बच्चों क्वेश्चन मैं बता दूं कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, और साथ ही साथ टॉर्क। ठीक है बच्चों, और टॉर्क में बच्चों ध्यान रखिए कि आप जो है सभी स्टेबिलिटी कंडीशंस और प्रिपेयर कर लें। इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती हैं उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कब कैसे उसको प्लेस करना होता है, थीटा एंगल, ठीक है, कैसे कैसे हम उसमें रखते हैं, वो क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करेंगे। देन बहुत से क्वेश्चन क्या है कि हमने माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, स्टेबिलिटी कंडीशंस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लें। बहुत से क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चों, आपको चार्ज दे दिया जाएगा, एक चार्ज है आपका Q1 मान लिया +2 माइक्रोकोलम है और Q2 आपको चार्ज दे रखा बच्चों कितना -2 माइक्रोकोलम।
और इनके कोऑर्डिनेट हमें दे दिए जाते हैं कि ये आपका प्लेस्ड है 2,0,0 और ये हमारा प्लेस्ड है 2, -2,0,0 और बच्चे सभी बच्चे जानते होंगे कि पहला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है x, दूसरा y और तीसरा z। ठीक है, x y z। तो ये कहाँ रखा हुआ है +2 पर, ये रखा हुआ है कहाँ -2 पर, यानी कि यहाँ पर एक डाइपोल बच्चों क्रिएट हो रहा है और ये डाइपोल हमारे इस तरीके से रखा हुआ है। तो आपको एक तो डाइपोल यहाँ बन गया डाइपोल D1, ठीक है, एक और आपको डाइपोल दे दिया डाइपोल D2 जिसमें Q1 चार्ज Q2 चार्ज आपको दे दिए गए +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। ये डाइपोल हमारा रखा हुआ है 0,2,0 और ये 0,-2,0। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये वाला जो डाइपोल है वो कहाँ प्लेस है, वो एक्स एक्सिस पे प्लेस है, ये वाला डाइपोल हमारा प्लेस है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया इसका डाइपोल मोमेंट निकालिए। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे, तो आपने क्या करना है बच्चों, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले आप इस डाइपोल को रख लोगे, प्लेस कर लोगे, एक्स एक्सिस ले लिया, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा जो पहला डाइपोल है, जो पहले वाला डाइपोल है वहां +2 पर रखा हुआ है, यानी कि 2,0,0 यहां कहीं मान लिया हमने, यहां रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम का चार्ज और दूसरा -2 माइक्रोकूलम का चार्ज बच्चों रखा हुआ है, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है -2,0,0। तो -2,0,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे डाइपोल हमारा प्लेस्ड है। फिर सेकंड जो डाइपोल है उसमें +3 माइक्रोकूलम का बच्चों चार्ज रखा हुआ है, +3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर रखा हुआ है, कितने पर, 0,2,0। ठीक है, और फिर फर्दर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज बच्चों यहां पर रखा हुआ है, कहां पर, 0,-2,0। तो ये हमने क्या है, एक तो डाइपोल हमारा ये वाला आ गया, एक डाइपोल हमारा ये बन गया। तो यहां पर बच्चों 2 डाइपोल हमारे पास बन जाते हैं। इन दोनों डाइपोल का हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, वो भी रिजल्टिंग। अब यहां पर एक बात ध्यान रखें कि डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्या, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ, यानी कि पहले वाले डाइपोल का जो डायरेक्शन है, यानी कि P1 की डायरेक्शन ये मिल गई और P2 की डायरेक्शन हमें नेगेटिव से पॉजिटिव ये मिल गई, यानी कि P1 बच्चों इधर लाई कर रहा है कहीं हमारा और P2 हमारा ऊपर लाई कर रहा है, और रिजल्टिंग इसका डाइपोल निकालते हो तो P आएगा डाइपोल मोमेंट और P को आप निकाल दोगे बाय द वेक्टर रूल, √P1² + P2², और बाकी दोनों में एंगल 90 है, तो बाकी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। और P आप जो P का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू कितना बच्चों, 2A। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चंस में भी आप फंस सकते हो। क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो पहले चैप्टर से मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देन चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 पर आप जब पहुंचते हो तो सबसे पहले बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस आप उठा लीजिए। कौन सा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इन इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज और इन पर कंसेप्चुअल, ठीक है, इन पर कंसेप्चुअल। और ध्यान रखिए कभी भी आप पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों बनाते हो तो कैसे आते हैं, स्फेरिकल। और इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया कि जैसे ये +10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों जब हम इन पर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है ना, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के आप जब भी लाइंस ड्रॉ करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने जो है यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो कहीं भी आप बच्चों इन पर टेंजेंट खींचोगे तो एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। टेंजेंट आप खींचोगे तो एंगल कितना आएगा इस पर, 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से एंगल कितना बनाती है, 90 बनाती है। अभी यहां पर मैंने डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करी। अब बात है जी डायरेक्शन कैसे सर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, मान लिया पॉइंट चार्ज है +Q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से कुछ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पॉजिटिव चार्ज से आती हैं।
तो अगर मैं एक पॉइंट यहां कंसीडर करता हूं ए और एक पॉइंट कंसीडर करता हूं बी, तो भैया पोटेंशियल बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर ए वाले पर। ठीक है, कहां ज्यादा है, ए वाले पर। तो यानी कि पोटेंशियल जो ए का है वो ज्यादा होगा किससे, बी वाले से। अब एक बच्चा कहेगा सर ये बात, ये क्यों कह रहे हो आप ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है कितना, के क्यू अपॉन आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, डिस्टेंस के। तो यहां पर डिस्टेंस कम, तो इसका मतलब पोटेंशियल ए का ज्यादा, बी का क्या हो गया, कम। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे ये रिलेशन है, ये पॉइंट है हायर पोटेंशियल का, ये पॉइंट है लोअर पोटेंशियल का, तो उसका मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, हाई से लो की तरफ। अब यहां पे हमें डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, तो हायर पोटेंशियल ये रहा बच्चों, लोअर पोटेंशियल ये रहा, तो डायरेक्शन आ जाएगी हाई से लो की तरफ। कुछ इस तरह से आप इनकी डायरेक्शन यहां पर ड्रॉ कर दोगे। दूसरा, वर्क डन आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को लेकर चलने में वर्क डन जो करते हैं बच्चे वो होता है 0। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिएगा कि वर्क डन जो होता है बच्चों वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लूंगा, अगर आप मान लिया एक चार्ज है क्यू, इस चार्ज का ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, और ध्यान रहे एक चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस इन्फिनिटी हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज यहां से उठाया और इसको घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए कहीं कहीं मैं इसको यहां ले आता हूं। ठीक है, इस बी पॉइंट पे ले आता हूं, और एक बार मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा के इधर उधर, तब भी कहां पे लाया, बी पर। तो ध्यान रखना दो पाथ मेरे पास हो गए, तो पाथ 1 और एक ऊपर वाला ये पाथ 2। तो बच्चों इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आप यहां देखोगे, यानी कि पॉइंट अगर ए और पॉइंट बच्चों बी, दो पाथ में, एक ऐसे ऐसे घुमा फिरा के मैं लेके आया हूं, एक ऊपर से घुमा के मैं लेके आया हूं, पर लेकिन दोनों पॉइंट कहां है, बी पर ही मैं लेके आया हूं। तो बच्चों इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर हम देखें तो दोनों के सेम है। तो वर्क डन पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट बेटा तुम्हारे कहां लाई कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं। कहां लाई कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल सेक्शंस बच्चों प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली मजा आने वाला है। ठीक है, और अगर आप टेंशन लेके बैठे हुए हो कि मैं क्या करूं, तो टेंशन आपको फालतू कोई जो है लेनी नहीं है। जो हो गया अब तो हो गया, बस मेन आपको जो टॉपिक्स देखने हैं उन्हीं को बच्चों आप करते जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बच्चों इसी में मैं बता दूं, आप इसमें पोटेंशियल जो है निकालते हैं ड्यू टू डाइपोल की वजह से, और डाइपोल की वजह से बच्चों पोटेंशियल एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन। तो जब हम एक्सियल लाइन की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं तो बेटा कितना आता है एक्सियल लाइन की वजह से, के पी अपॉन कितना, आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। और ध्यान रखना दो चार्ज हैं, यानी कि डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ये पॉइंट एक ले लिया P, इस डाइपोल का लेंथ 2a लिया हमने, और डाइपोल के सेंटर से P का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया बच्चों कितना, R। तो जो P पॉइंट है ये इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा। तो हमने दो चार्ज की वजह से P पॉइंट पर क्या निकाला, हमने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। ठीक है, और जब पोटेंशियल निकाला तो आप देखो दो चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, और सिंगल चार्ज की वजह से बेटा ये प्रोपोर्शनल होता है आर के। अगर सिंगल चार्ज है यानी कि खाली चार्ज क्यों है, और यहां पर डाइपोल में यानी कि दो चार्ज हैं तो उनकी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। अगर तीन चार्ज होंगे, अगर तीन चार्ज की वजह से जब भी पोटेंशियल निकालोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यूब के। ठीक है, तो बहुत ही इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस बच्चों रहने वाले हैं, और इसी तरीके से हमें जो प्रिपेयर करना है ना। तो एक्सियल लाइन पर निकालते हैं, और इक्वेटोरियल लाइन पर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों डाइपोल की वजह से, तो वो आता है 0। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि मैक्सिमम कहां होता है, तो बेटा मैक्सिमम डाइपोल की वजह से होता है कहां पर, पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर। और बेटा मिनिमम बच्चों कहां होता है, ये मिनिमम होता है कहां पर बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पर, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कितना, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करके चलने हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। देन बच्चों वर्क यहां पर जो है, अगर किसी भी डाइपोल को हम रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसे रोटेट कराने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। मान लिया डाइपोल हमारा रखा हुआ है
माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ये एंगल थीटा इसका विद इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पी की जो डायरेक्शन है वो होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, तो कितना वर्क मेरे को करना पड़ेगा, वो वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने के लिए आ सकती है कि कब वो स्टेबल है, कब वो अनस्टेबल है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यानी कि इसकी यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां पर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों इसकी स्टेबल वाली कंडीशन और यहां पर अनस्टेबल वाली कंडीशन बच्चों, ये आपको यहां पर अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और साथ ही साथ इसमें कब टोटल फोर्स कितनी होगी, इसमें टॉर्क कितना होगा, ठीक है, कितना टॉर्क यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बच्चों सारे जो है टॉपिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। देन इसमें आपको जो न्यूमेरिकल है, इसमें आपको बच्चों न्यूमेरिकल मिलने के पूरे चांसेस हैं, और वो आपको मिलेगा कैपेसिटर वाले सेक्शन से। ठीक है, तो कैपेसिटर वाले सेक्शन में सीबीएसई जो आपको टेस्ट करेगा, वो टेस्ट करेगा आपको कि आपसे चार्ज भी निकलवाएगा, आपसे इक्विवेलेंट भी निकलवाएगा, और आपसे भैया पोटेंशियल भी निकलवाएगा। क्योंकि अगर 3 नंबर में कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल आता है तो ये बात पक्की है कि आपसे हर कैपेसिटेंस पर चार्ज, इक्विवेलेंट और भैया पोटेंशियल आपसे निकलवाया जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों मैं यहां पर लेता हूं, एक ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया ये हमने यहां कर दिया ग्राउंड, ये 3 कैपेसिटेंस इसमें C1, C2, C3। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और ये एग्जांपल 4 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया X, ये पॉइंट मान लिया Y, और ये पॉइंट ले लिया हमने Z, और Z बच्चों पॉइंट क्या है, ग्राउंड है। यहां पर हमने माना कि यहां 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, इस पॉइंट पर 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो आपसे पूछा जाता भैया C1, C2, C3 इनकी प्लेट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल दीजिए, और चार्ज बता दीजिए इन पर कितना चार्ज होगा। तो बच्चों क्वेश्चन पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं, सीबीएसई में कभी भी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, वहां क्वेश्चन आपको अगर इक्विवेलेंट पे भी आता है तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और सीबीएसई पक्का है कि आपको चार्ज और इक्विवेलेंट पे टेस्ट करेगा। ठीक है, चार्ज, इक्विवेलेंट और पोटेंशियल ज्यादातर आपको जो है निकालना पड़ेगा, और जहां बच्चों आपको चार्ज और पोटेंशियल निकालना, इक्विवेलेंट तो आपको वहां अपना आप से ही निकालना होगा। जैसे यहां आपको देख के पता लग रहा है कि दोनों ये कैपेसिटेंस किसमें है, पैरेलल में। अच्छा, एक गलती और होती है, हम जब हवड़ दवड़ में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं तो होता क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला कंफ्यूजन ध्यान रहे कि बच्चे सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस सोल्व करते हैं तो R1 प्लस R2 सीधा ऐड कर लेते हैं, बट लेकिन कैपेसिटेंस को पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं C1 प्लस C2। और अगर बात करें रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम लेते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं 1/R1 प्लस 1/ कितना R2। और कैपेसिटेंस की बात करें बच्चों पैरेलल में तो सीरीज में, तो कैपेसिटेंस को सीरीज में लिखेंगे कितना 1/CS 1/C1 प्लस कितना 1/C2। तो ये जरूर ध्यान रहे कि यहां कंफ्यूजन इतना ज्यादा रहता है बच्चों को, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं कह सकते, इसको जल्दबाजी कहते हैं कि पेपर जब हम करने बैठते हैं तो होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो यहां बच्चा बहुत गलती करके आता है, क्योंकि जब बोर्ड की कॉपी चेक होती है तो उसमें इस तरह की गलतियां मिलती हैं कि था क्या, हमें पैरेलल में सोल्व करना था, पैरेलल में हम इस तरीके से इन दोनों कैपेसिटेंस को बच्चों सोल्व करते, बट लेकिन वहां पर हम इस तरीके से सोल्व कर जाते हैं कि 1/C1 प्लस 1/C2 लिख के। ठीक है, तो इस तरह की गलती भी बच्चों वहां पर आपसे हो जाती है। तो यहां पर जैसे दोनों पैरेलल में है तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, 3 + 4 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। तो यहां पर Y और Z पर जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा भैया, 7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस बच्चों यहां पर आ जाता है। देन ये जो कैपेसिटेंस हमारा कितने का है, 2 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ पर कितना है, X पर 1000 वोल्ट हमने जो यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर है, और ये पॉइंट बच्चों Y हो गया, और इधर क्या है बच्चों, ये Z पॉइंट है, और Z हमारा क्या है, यहाँ ग्राउंडिंग है, यानी कि यहाँ के पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आपको सिंपली यहां से अगर आप देखें तो ये दोनों किसमें, सीरीज में। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सीरीज और पैरेलल में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि सबसे पहले कभी आप किसी सर्किट में देख रहे हो ना, अगर वहां सीरीज सर्किट आपको दिखाई देता तो बेटा उसे सोल्व करो पहले। ठीक है, सीरीज पैरेलल जब आप सोल्व कर रहे हो, इक्विवेलेंट आपको बच्चों निकालना है, तो वहां पर
सबसे पहले ढूंढो कि वहां सीरीज सर्किट कहीं है क्या। अगर सीरीज सर्किट बच्चों वहां पर है तो वहां उसे सोल्व आप सबसे पहले करोगे, देन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे और आप अपना स्टेप बाय स्टेप बच्चों डायग्राम बनाओगे ना, तो डेफिनेटली है कि इसमें गलती आपसे होगी नहीं। अब पैरेलल में बच्चों ध्यान रखना, जो पोटेंशियल इस पे होगा वही पोटेंशियल बच्चों इस वाले पर होगा। ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा, सेम, जो भी पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अब ये दोनों बच्चों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, इनको आप सीरीज में सोल्व करते हो तो डायरेक्टली ये मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है। और सभी बच्चे जानते हैं, मैं तो डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ सीरीज में। दोनों की बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 7 अपॉन 2 + 7 कितना हो गया 9, यानी कि 14/9 माइक्रोफैराड इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आ जाता है। यानी कि टोटल जो बच्चों उसका कैपेसिटेंस आया सोल्व करके दोनों को, वो कितना आ गया 14/9 का यहाँ पर इक्विवेलेंट आ जाता है। और यहाँ पर 1000 वोल्ट हमने अप्लाई किए हुए हैं। ये पॉइंट हमारे क्या है भैया, Z है, यानी कि ग्राउंड है, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस भी आ गया, हमारे पास पोटेंशियल भी है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। Q = C भी आप अप्लाई करोगे और C की वैल्यू हमारे पास 14/9 माइक्रोफैराड को चेंज मार दो फैराड में, और V हमारे पास बच्चों कितना है 1000। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया चार्ज मिल गया हमें, इस पर चार्ज मिल गया, ठीक है। यानी कि जो यहां से चार्ज हमारा फ्लो करेगा वो आपको मिल गया। अगर मान लिया यहाँ पे आप चार्ज फ्लो कराते तो इसके पास चार्ज कितना होता, क्यों, और ये भी सीरीज में तो इसके पास भी चार्ज कितना होता, क्यों। तो उसका मतलब एक बात क्लियर हो जाती है, जो चार्ज हमने यहाँ निकाला वो इस पे होगा, वो किस पे होगा, इस पे होगा, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। अब इसका चार्ज आपको बच्चों मिल जाता है जी, ऊपर से सोल्व करके आओगे, चार्ज मिल गया, कैपेसिटेंस आपको पता, तो पोटेंशियल निकालोगे इसका Q/2 माइक्रोफैराड। ऐसे ही इसका आपको चार्ज मिला, इसका पोटेंशियल निकाल लोगे, Q अपॉन जो भी चार्ज हमारा आएगा अपॉन 7 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से यहाँ का पोटेंशियल भी आपको मिल गया, इसका भी मिल गया, सॉरी पोटेंशियल मिल गया। अब जो पोटेंशियल इसका था ये Y और Z के बीच में, और Y और Z के बीच में बच्चों दोनों देखिए दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियल भी यही पोटेंशियल Y और Z के बीच में, और ये दोनों कैपेसिटेंस यहाँ लगे हुए हैं, तो पैरेलल में इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना है, सेम हो जाना है, ठीक है। अब अगर भैया हमें पोटेंशियल पता लग गया, इसका कैपेसिटेंस पता, आप चार्ज निकाल सकते हो इजीली। तो इस तरीके से मेथड बच्चों बहुत सारे हैं हमारे पास सोल्व करने के, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और बच्चों इस वाले चैप्टर से भैया आप प्रिपेयर जरूर कर लेना डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन वाले जो आपके कंसेप्चुअल हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। कि अगर मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसको हमने एक सप्लाई से जो है चार्ज कर लिया, ठीक है, सप्लाई लगाई हुई है, उससे हमने इसको क्या कर लिया बच्चों, चार्ज कर लिया, और देन हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक बच्चों इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट कर दिया हमने इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन करने के बाद हमने यहाँ से सप्लाई को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। यानी कि ये जो सप्लाई है यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी, इसके चार्ज पे बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे इफेक्ट, कैपेसिटेंस पे इफेक्ट, एनर्जी पर इफेक्ट, ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी पर इफेक्ट। तो इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, इसे अच्छे से बहुत अच्छे से कर जाओ। अब और क्या क्या चेंज आ सकते हैं इसमें, हो सकता है कि बच्चों यहां तो मैंने एक ही लिया है, बट लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपको दो कैपेसिटेंस एक साथ दे रखे हो, कि एक C1 है एक C2 है, और हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया और सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। तो बहुत सारे वेरिएशन इसमें है। और मेरा मानना ये है कि बच्चों अगर कैपेसिटेंस से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन बहुत अच्छे से करके जाना। इसमें आप डिस्टेंस मान लिया, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, मान लिया यहाँ पर डिस्टेंस हमने 2D कर दिया या D/2 कर दिया, तो इफेक्ट पूछ लेगा आपसे, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी कर रहे हैं। तो ये आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और उम्मीद रहेगी कि आपको जो मैं यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली मेरे को जो है याद करोगे कि हाँ सर ने हमें जो कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर बताए थे, ठीक है। देन आफ्टर बच्चों चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप बच्चों प्रिपेयर कर लो अच्छे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से आप कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल,
स्लैश न्यूमेरिकल सेक्शन, इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देन आप पूछते बच्चों सेल वाले टॉपिक पर, यहां पर ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सेल इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस आई आर, ग्राफ इसका V और I में जो ग्राफ आता है बच्चों, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ होता है इस पे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, इस ग्राफ को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसमें एक टॉपिक आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। देन बच्चों न्यूमेरिकल सेक्शन आपको यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लो KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लो KVL, यहां से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है KVL, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, यहां से आपको किसी भी आर्म में करंट निकालने के लिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इससे बच्चों हम निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल भी निकालने के लिए यहां से आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें आता है तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज पर भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको आप जो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ये इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत सारे इसमें पर, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है जो आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन यहाँ से जो है कंसेप्चुअल सेक्शन, MCQ सेक्शन यहाँ से जो है बच्चों आपको मिल सकता है। देन चलते हैं बच्चों चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में यहां से बच्चों, यहां से चांसेस है कि आपको डेरिवेशन मिल जाए, क्योंकि यहां से डेरिवेशन वाला सेक्शन बच्चों काफी है इसमें, तो इसलिए आप एक तो यहां से प्रिपेयर कर लो, बायोट सावर्ट लो, और इसकी एप्लीकेशन कॉइल के एक तो सेंटर पे आपको फील्ड निकालनी होती है, ठीक है, एक कॉइल के एक्सिस पे आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है, एक कॉइल के एक्सिस पे हमें फील्ड निकालनी है, तो भैया इन्हें आप जो है प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ये ज्यादातर ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके एक्सिस पर बच्चों फील्ड बनाने के लिए भी आती है कि फील्ड जो है अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड कैसी होगी बच्चों, आउटवर्ड, तो ये आपको बनाने के लिए आती है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। काफी टाइम से जो है बायो सावर्ट लो और एम्पियर सर्किटल लो, और एम्पियर सर्किटल लो, तो इनमें से जो है भैया क्वेश्चन आता है, कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के जो है से आपको फील्ड निकालने के लिए बच्चों आती है, जो कि होता कितना म्यू0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन कितना R, इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको यहां से जो है मिल सकता है। इन दोनों में से आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में से यहां से आपको डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भैया एक ये वाला क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, कि जो आपने वायर ली और वायर में बच्चों करंट I इसमें एंटर कर रहा है, और I करंट क्या कर रहा है बच्चों, इसमें लीव कर रहा है। इस वायर की जो रेडियस है वो है कैपिटल R, तो इसमें आपको एक तो आउटसाइड द वायर यहां निकालना है, दूसरा इसके सरफेस पर निकालने के लिए आ जाता है कि सबसे पहले तो पॉइंट ए पे आपने निकाल लिया, सरफेस पे पहुंचेंगे तो बी पॉइंट पे निकाल लिया, एक पॉइंट ले लिया हमने कहा सी इनसाइड, यहां आपने निकाल लिया। तो यानी कि तीन इसमें जो है आपको तीन तरीके से फील्ड निकालने के लिए आती है, एक तो आउटसाइड द वायर, दूसरा वायर के सरफेस पर बच्चों, और तीसरा इनसाइड आपको जो है इनसाइड द कंडक्टर, जो है सिलेंड्रिकल कंडक्टर के इनसाइड आपको जो है भैया क्या निकालने के लिए आते हैं, फील्ड निकालने के लिए आती है, और बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। देन जी आगे चलते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब बात आती है जी कुछ इसमें, सर हमें ये भी बता दीजिए कि न्यूमेरिकल सेक्शन कहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन बताऊंगा। न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें ज्यादातर बच्चों आने के चांसेस रहते हैं फोर्स से। एक फोर्स आपने पढ़ी है, कोई भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स QBB sin थीटा, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर होती है फोर्स ILB sin थीटा। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम फील्ड के अंदर रख देते हैं, क्रॉस का मतलब फील्ड बच्चों क्या है, इनसाइड टू द प्लेन, ये प्लेन के कहाँ है, अंदर है। यहाँ पे आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होती है ILB sin थीटा, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स
जो है वो क्यू बी बी साइन थीटा। अब इसमें जो है इस वाले पर आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन जो है यहां से मैं आपको बता दूं। जब चार्ज पार्टिकल, सबसे पहली कंडीशन थीटा बराबर 0 यानी कि पैरेलली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो इस पर क्वेश्चन, दूसरा एंटी पैरेलल, तीसरा 90 डिग्री पर जब वो एंटर करता है। तो 90 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया है अभी तक सीबीएसई में, ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें किसी थीटा एंगल पर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये चार्ज पार्टिकल है, ये थीटा एंगल पर बच्चों एंटर करता है, तो यहाँ पर इसका मोशन सभी आपको पता होगा कैसा होता है, हेलिकल मोशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये वाला एक तो दूसरा और एक तीसरा, ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मोमेंट, इसका मोमेंटम, इसका टाइम पीरियड बच्चों और फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी चीज़ें इसमें, रेडियस पूछी जाती है, कौन से कंपोनेंट इसमें सर्कुलर मोशन करा रहा है, कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन करा रहा है, ये बहुत ही क्लियर आपको जो है अच्छे से पता हो, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक हैं बच्चों फिर क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है। अब ये बता दूं, आपने बात कही थी बच्चों की न्यूमेरिकल, और बता दो सर हमें न्यूमेरिकल जो है ना वो इन दोनों से बच्चों ज्यादा आते हैं, ठीक है। इन दोनों से क्यों ज्यादा आते हैं ये भी मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों, फोर्स तो आपको निकालना ही है, फोर्स के साथ साथ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा तो बच्चे की दो टॉपिक की टेस्टिंग हो जाएगी। एक तो बच्चे का यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, कि बच्चे को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है नहीं पता, दूसरा फोर्स आ गया। अब ये जो चैप्टर है बच्चों क्यों हमें परेशान करता है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं किसका, डायरेक्शन का। राइट एंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट कंडक्टर, और पाम रूल लगाते हो तो सर्कुलर कंडक्टर। आप फोर्स की बात करते हैं तो बच्चों लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज करना है, ठीक है। फोर्स आप निकालते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर या फिर चार्ज पार्टिकल पर तो आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है। और अगर आप इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना है, ये भी ध्यान रहे, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। और तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहां पर बच्चों डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी एक नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की क्या डायरेक्शन होगी, कितने एंगल पर आपको वेलोसिटी बोल दिया जाएगा, आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाएगा। इसको बच्चों वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, कैसे, F = Q V क्रॉस B। तो बच्चों बहुत सी बार क्या होता है कि आपको वेलोसिटी दे दी, मान लिया सपोज करो 3i कैप + 2j कैप, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया यहाँ पर i कैप + 4j कैप + 5k कैप। तो इन दोनों का बच्चों आपको यहाँ पे लेना होगा क्रॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट सभी बच्चे जानते होंगे कि कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के चार्ज की जो वैल्यू दी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन यहां चलते हैं, फिर उसके बाद बच्चों एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना r, तो इनके बीच में जो फोर्स निकालने के लिए आती है μ0/4π 2I1I2/r। और ध्यान रहे जब इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इनकी फोर्स होती है कैसी, अट्रैक्टिव। कैसी होती है बच्चों, अट्रैक्टिव। और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर अगर करंट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर बच्चों करंट है तो फोर्स आएगी बच्चों कैसी, रिपल्सिव, ठीक है। ये फोर्स आएगी रिपल्सिव, क्योंकि इसको फिलहाल अगर मैं समझाऊंगा, सारी चीजें पूरी डिटेल में समझाऊंगा तो समय बच्चों बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ की पॉइंट्स की, और वही की पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या आपको रिवीजन किस तरीके से यहाँ पर फोकस करना है रिवीजन पर। और इसमें बच्चों एक चीज़ और है, इसमें एक डेफिनेशन और पूछी जाती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। क्योंकि एम्पियर जो है आपको याद हो, जब हम क्लास 11th में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पर 7 यूनिट आती हैं और उस 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स में से एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारी एम्पियर भी होती है। तो 1 एम्पियर को जो डिफाइन किया गया है वो यहीं से डिफाइन किया गया है। अगर हम I1 I2 को कितना ले लें, 1 एम्पियर ले लें, यानी कि इन दो पैरेलल कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और ये 1 मीटर डिस्टेंस पर कहाँ रखे हो, फ्री स्पेस में रखे हो, तो इनके बीच में जो फोर्स आती है
वो होती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये फोर्स जो होती है ये डिफाइन करती है हमें, हाँ ये फोर्स का फॉर्मूला हमारा डिफाइन करता है किसको बच्चों, 1 एम्पियर को। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चों ध्यान रखें कि जो मैं आपको बताता रहा हूँ थ्योरेटिकली ये सेक्शन की पॉइंट्स अंदर से बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर होने चाहिए, है ना। देन इसमें बच्चों फिर हम पढ़ते हैं क्या, टॉर्क। और टॉर्क में सबसे ज़्यादा बच्चा घूमता है क्योंकि यहाँ भी सारी कहानी आ जाती है बच्चों डायरेक्शन की और एंगल की। ठीक है, डायरेक्शन की और एंगल की। टॉर्क हमारा जो लगता है वो कितना, NIBA sin थीटा। ठीक है, sin थीटा। अब ये ध्यान रखिएगा NAI जिसमें कि M जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NAI होता है और टॉर्क इक्वल टू NAIB sin थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं MB sin थीटा। अब थोड़ा जरा पिछले उससे कंपेयर कर लें क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था टॉर्क और वो वहाँ कितना आया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे होता है बच्चों कितना PE sin थीटा। ठीक है, वो ये होता है कितना PE sin थीटा। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब विशेषकर आपको ध्यान रखना है इस थीटा एंगल का क्योंकि गड़बड़ होती है इस थीटा एंगल पर। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप पाओगे कि ये थीटा एंगल कहीं 90 माइनस, बहुत सी जगह आप देखोगे कि 90 माइनस हमने 30 कर लिया और 60 ले लिया, पर लेकिन क्वेश्चन में 30 गिवन था तो बच्चा बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये 90 में से 30 क्यों माइनस किया गया। तो बच्चों ये थीटा एंगल आपको बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये किस किस में थीटा एंगल है। तो भैया ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा डाइपोल होता है मैग्नेटिक डाइपोल उस पर हम क्या डालते हैं, उसके प्लेन पर हम क्या डालते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल और यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड होकर गुजरता है। तो भैया ये ध्यान रहे कि यहाँ पर थीटा और अल्फा ये दो एंगल हमने लिए थे, एक तो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है भैया अल्फा। तो अगर हम थीटा प्लस अल्फा लें तो ये कितना है, 90 है। तो बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल गिवन होता है, ये वाला एंगल गिवन है तो हमें 90 में से इसको माइनस करके तब हमें थीटा मिलता है। तो न्यूमेरिकल में ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपको कौन सा एंगल दे रखा है। ये तो कोइल की आर्म और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ये कोइल पर जो नॉर्मल हमने डाला था और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। ठीक है, ये कंफ्यूजन का विषय है बहुत ज़्यादा, तो इसको बहुत अच्छे से बच्चों आप जो है यहाँ क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा। हाँ, और यहाँ पर मैं एक एक चीज़ बता दूँ, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो हमने कोइल ली हुई है, उस कोइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, उस कोइल के अंदर बच्चों जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n है। ठीक है, और I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है यहाँ पर एरिया। ठीक है, चलो जी, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जानते होंगे M क्रॉस B। अब एक चीज हो रहा है बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा फॉर्मूला एक तो ये वाला है और एक बच्चों ये वाला फॉर्मूला। और मैं आपको बताता हूं, जब हम बात करते हैं किसी बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में जैसे वहां प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज होता है, तो यहाँ माइनस क्यू एम पोल स्ट्रेंथ, दूसरे की प्लस क्यू एम पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब हम बार मैग्नेट का निकालते हैं तो बच्चों होता है क्यू एम इंटू कितना बच्चों, 2a। ठीक है, तो ये क्यू एम इंटू 2a कब यूज करना है, ये यूज करना तब जब हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है ना, हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट। जब हमारे पास करंट कैरिंग बच्चों कोइल है तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये वाला जो फॉर्मूला आप लिखा देख रहे हो ये हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय रहता है और मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है NAI जब हमें आप क्या दे रखा है, जब हमारे पास करंट कैरिंग कोइल है। और ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब हमारे पास बच्चों क्या है, बार मैग्नेट है, जिसमें एक क्या होता है साउथ होता है पोल और एक क्या होता है नॉर्थ। और नॉर्थ वाले का बच्चों प्लस पोल स्ट्रेंथ होती है और साउथ वाले की माइनस क्यू एम पोल स्ट्रेंथ है। ये क्यू एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, और 2a इनके बीच का बच्चों क्या है, डिस्टेंस है दोनों पोल का, जो इसकी लेंथ होती है। इसमें भी लेंथ बच्चों 2 होती है। ठीक है, चलो यहाँ इसको, अगर ये टॉपिक बच्चों आपको यहां से अच्छे से टॉर्क समझ में आता है तो देन गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यहां से
गैल्वेनोमीटर से भैया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसको पकड़ के रख लो। मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल शायद आपको गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो उसका प्रिंसिपल अच्छे से तैयार कर लो, क्या इसका प्रिंसिपल है। दूसरा, इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं। हम इसमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं बच्चों? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, ये इसमें हमने रख लिया क्या, कोइल, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहां पर जो फील्ड होती है ना भैया, वो फील्ड रेडियल होती है। और रेडियल फील्ड होने का मैं आपको एक बताऊं, क्योंकि बच्चों टोर्क जो है ना वो हमारे पास NIBA sin थीटा है। अब जो यहां पर जो टोर्क है, जो इस कोइल पर टोर्क लगेगी यहां पर, ये तो आपको ये कोइल के वायर हैं जो मैंने अब ड्रॉ किए हैं, ऊपर पेवेट होता है और इसी से जुड़ा होता है हमारा क्या, पॉइंटर। ये हमारा क्या करता है, ये पूरा इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। कुछ इस तरह से है कि ये जो है ऊपर जो है वायर ये लिपटे हुए हैं, और ये क्या है, जैसे ही है इसमें करंट फ्लो करता तो इस तरह से ये क्या करता है, रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ, जितना करंट इसमें जाएगा उतना उस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम किसी करंट कैरिंग कोइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है, यानी कि वो रोटेट करने लगता है। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल पर हमारा गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। अब इस गैल्वेनोमीटर में जो हमारा स्केल है वो लीनियर बनाने के लिए कि इसका टॉर्क जो है वेरी ना करे और मैक्सिमम रहे, इसलिए यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने से थीटा 90 हो जाता है, तो बच्चों टॉर्क आ जाता है NIBA, ठीक है। और जब ये NIBA टॉर्क यहां पर बच्चों आ गया तो ये टॉर्क थीटा पे डिपेंड नहीं करता, और क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम हो गया। इसलिए इसका स्केल क्या बन जाता है, लीनियर। अब क्या हो गया, स्केल क्या है, स्केल यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, एक मीटर है जो कि मेजरमेंट करता है किसका, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। ज्यादा करंट लोगे ओवरशूट हो जाएगा, इसकी कोइल डैमेज हो जाएगी, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें किसमें, एमीटर में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, एमीटर में। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट आपको पता हो यहां पर, और गैल्वेनोमीटर का कैसे कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, इसके पैरेलल में बच्चों शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है। शंट की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। अब ये करंट मेजर कर रहा है, एमीटर बनेगा। अब ये करंट मेजर करना कितना, I। गैल्वेनोमीटर पहले कितना कर रहा था, IG। I में से IG इधर चला गया तो इधर कितना बचा, I माइनस IG, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस पर क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करें और पॉइंट नोट डाउन करते रहें कि कहां से आपको जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली मिलेगा। एमीटर का कन्वर्जन और साथ ही साथ बच्चों कन्वर्जन इसका वोल्ट मीटर। मेरे को लगता है कि शायद इस पे शायद इस साल क्वेश्चन आपको मिल जाए। और गैल्वेनोमीटर बच्चों अच्छे से मैं बोल रहा हूं फिर कि आप प्रिपेयर कर लो, उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसमें ध्यान रखना, जब हम इसमें दो सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बहुत सी बार क्या होता है कि क्वेश्चन में बोला जाता है कि जी हमने करंट सेंसिटिविटी को 10% बढ़ा दिया और रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन कर दिया, तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप जो अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो देन इसका कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का किसमें बच्चों, गैल्वेनोमीटर को आप एक तो कन्वर्जन किसमें, मैंने आपको बताया एमीटर, और दूसरा कन्वर्जन इसका वोल्ट मीटर में। तो ये दोनों कन्वर्जन, साथ ही साथ बच्चों इसके ऊपर तो भैया न्यूमेरिकल यहां से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और न्यूमेरिकल और बताता हूं मैं, न्यूमेरिकल कहां से इसमें आ सकता है। मान लिया आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग जो है कोइल वहां पर रखी हुई है ABCD। इस कोइल के ऊपर जो है भैया इसमें करंट I फ्लो कर रहा है
तो इस पर टॉर्क या फिर इस पर नेट फोर्स आपसे पूछी जा सकती है। और नेट फोर्स भैया यहाँ पर जब पूछी जाएगी तो ILB साइन थीटा यहाँ पर जो है आपका फॉर्मूला लगता है। या फिर किसी वायर में करंट I यहाँ पर फ्लो कर रहा है और उसके पास हमने एक कोइल यहाँ पर रख दी ABCD, ये कोइल यहाँ पर रखी हुई, इसमें करंट बच्चों I फ्लो कर रहा है। अब इस पर फोर्स पूछी जा सकती है आपसे या फिर टॉर्क पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपसे बनता है। क्या इसका रोटेशन यहाँ पर, क्या ये रोटेट करेगी या फिर आगे लीनियरली क्या करेगी, मोशन करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर में आपसे यहाँ पर बनते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा और ये सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। देन इसमें सबसे आसान फिर अगला जो आता है बच्चों चैप्टर मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म से बच्चों आप पैरा, डाया और फेरो, ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लो। इसमें एक्सएम ससेप्टिबिलिटी के क्वेश्चन, एक्सएम वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है, और परमिएबिलिटी किसकी क्या होती है, पैरा, डाया, फेरो की। और इन सभी मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लिया डाया को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो उससे फील्ड लाइन कुछ इस तरह से रिपेल होकर जाती हैं। फील्ड लाइंस आपको बनानी होती हैं। फेरो को रखोगे तो फेरो में क्या होता है भैया, फेरो तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उससे जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी उसके अंदर से होके जाएंगी। तो कुछ इस तरह से फेरो की वजह से फील्ड लाइंस यहाँ पर बच्चों आ जाती हैं। तो भैया ये आपको हो सकता है कि इनके जो मटेरियल्स के नेम हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। मान लिया आपको दे दिया जाता है जी, उसने बोला निकिल, आप निकिल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हो रही हैं उस मटेरियल को, ये कोई सा भी मैग्नेटिक मटेरियल है, आपको इससे जो है फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप फील्ड लाइंस सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा यार ये पैरा है, डाया है, फेरो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करोगे। ठीक है, देन बच्चों ग्राफ आपको जो है भैया एक ग्राफ इस तरह का भी मिलता है इसमें। अच्छा, किसी भी मटेरियल को हम हीट करते हैं तो ध्यान रखिए मैग्नेटिज्म उसका क्या होता है, घटता है। पैरा मैग्नेटिक को हम हीट करेंगे तो अपना मैग्नेटिज्म वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। फेरो को हम हीट करेंगे तो मैग्नेटिज्म अपना लूज करेगा, करने के बाद पहले तो पैरा में कन्वर्ट होगा, देन वो पूरा क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। पाउडर को हम, किसी भी पाउडर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब डाया मैग्नेटिक क्या हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर, बाकी और दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो यही फैक्टर से बच्चों जो है हमें यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस जो है इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आता है बच्चों IH कर्व। अब IH कर्व मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ करा, एक मटेरियल A है, एक मटेरियल B है और एक मटेरियल यहाँ पर C है। अब हमसे पूछा जाता है कि आप इसमें से A, B और C मटेरियल तीनों आइडेंटिफाई करके बता दीजिए कौन सा मटेरियल है। तो मैं आपको ये बता दूं भाई, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है C वाले मटेरियल के लिए, इसका IH कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो भैया कैसा है, I यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसी होगी, इसकी नेगेटिव हो गई। और नेगेटिव किसके लिए होती है बच्चों, डाया के लिए। इसका मतलब ये तो हमें बहुत क्लियरली पता लग गया कौन सा है, ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब कंफ्यूजन बचता है किसमें, A का और B का। अब A और B में हमें देखना बच्चों स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा वो फेरोमैग्नेटिक, जिसका स्लोप कम वो पैरामैग्नेटिक। अब यहां देखो स्लोप में यानी कि कोई भी ग्राफ जो एंगल बनाता है हमारा विद एक्स एक्सिस, उसका टेंजेंट। तो यहां पर हम B का देखते हैं तो B का एंगल थीटा क्या है बच्चों, ज्यादा है। A का जो थीटा एंगल है वो क्या है, कम है, इसलिए A का जो स्लोप है वो कम होगा, B का स्लोप क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए B वाला यहां पर क्या हो जाएगा भैया, फेरो हो जाएगा, और A वाला यहां पर हो जाएगा क्या बच्चों, पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह के इसमें आ सकते हैं। और बताऊं देखो सबसे मेन तो भैया यहां से क्वेश्चन एक एक नंबर का आने का ज्यादा चांसेस है, तो इसको तो आप अच्छे से यहां से प्रिपेयर करो। और एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर आता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूक्लियस का राउंड क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए यहां पर आता है। तो M/L E/2m ये यहां पर ड्राइव करने के लिए आ जाता है, या M = E/2m × L। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये CBSE 2010 का क्वेश्चन आया हुआ था और काफ़ी बच्चों उस समय इसको छोड़ के आए थे। और क्योंकि
मैंने आपको अभी बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के भैया दो फॉर्मूले हैं, एक तो NAI और एक है M इक्वल टू कितना भैया QM इंटू कितना 2A। जैसे कि आपने P इक्वल टू पढ़ा हुआ Q इंटू कितना 2A, ठीक है, ऐसे यहाँ पे QM इंटू 2A। बट लेकिन भैया ये वाला फॉर्मूला बच्चों यूज होगा कब, जब हमारे पास मैग्नेट है, बार मैग्नेट है ना, और ये वाला जब कहीं भी करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा सर, यहाँ कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो बच्चों यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, हम करंट मान लेते हैं I, और यहाँ पर रेडियस कितनी है इसकी R, तो M इक्वल टू कितना, यहाँ पर N की वैल्यू ले लोगे 1, तो A इंटू कितना I, और A क्या है यहाँ पर एरिया जो कि कितना हो गया पाई R स्क्वायर, और I की बात करेंगे तो बच्चों Q बाई T, और Q इक्वल टू कितना भैया NE, और T यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है इसकी 2 पाई R, सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस है इसकी 2 पाई R, और वेलोसिटी कितनी है V, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर एक, तो ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर ये हो जाएगा E अपॉन 2 पाई R बाई B। तो इसको इस तरह से निकाल कर सोल्व कर लोगे। फिर L से क्या कर देना डिवाइड, L यानी कि एंगुलर मोमेंटम, जो कि आपने पढ़ा होगा बच्चों कितना होता है, कि बताओ फटाफट कितना होता है, L इक्वल टू होता है MVR एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये रिलेशन जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ किसी मैग्नेट को बच्चों हम कट करते हैं, किसी मैग्नेट को हम वर्टिकल कट करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, तो ध्यान रखें कि कटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपसे पूछेगा कि क्या इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, ये है। और गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है बच्चों B डॉट ds इक्वल टू कितना भैया 0। तो ये इसको अच्छे से आप यहाँ प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो देन यहाँ से, और एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड वो भी यहाँ पर हैं, बट लेकिन बच्चों वो उनका आने का चांसेस क्या है, बहुत कम है। वो ज़्यादातर आपका जो है फर्स्ट सेक्शन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेक्शन है उससे ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और काफ़ी बच्चे जो है मेरे को वॉच भी कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं बच्चों आगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी वाला सेक्शन। भैया इंडक्शन से मैं बात आपको पहले बता दूं कि इंडक्शन से 1 नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। इंडक्शन से बच्चों 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पक्का है कि यहां से आएगा ही आएगा। और यहां पर इंड्यूस्ड करंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं। इसके क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन आप अच्छे से करके देखिए, और इंड्यूस करंट आपको जो है बच्चों निकालना आना चाहिए। और मैं इसको जल्दी ही मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, और जल्दी क्या कल की क्लास में या फिर परसों की क्लास में मैं इंड्यूस करंट यहाँ पर लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रहती है इंड्यूस करंट में, जो कि मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। देन यहाँ से फिर आप बच्चों प्रिपेयर कर लो मोशनल ईएमएफ, और साथ ही साथ भैया अब सुन लो यहाँ से क्या आता है। मोशनल ईएमएफ मान लिया ये आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर कोइल है एंटर कर रही है, तो भैया होता क्या है, इसका ग्राफ, इसमें आपको ईएमएफ निकालने के लिए पूछा जाएगा, करंट और हीट लॉस, पावर, ठीक है, ये और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों आती हैं निकालने के लिए, और फोर्स जिससे हम इसको खींचेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकालने की आएंगे, साथ ही साथ इसका ग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, चेंज होगी, देन कांस्टेंट, और देन जब ये बाहर निकलेगा तो घटेगी। यानी फ्लक्स चेंज जब ये एंटर करेगी तब होगा, जब ये बाहर निकलेगी तब होगा। उसके बाद जब ये इसके अंदर चलेगा, मूव करेगा, तो वहाँ क्या रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट। तो फ्लक्स वर्सेस टी का ग्राफ, और ऐसी से आप बना दोगे किसका, ईएमएफ का ग्राफ, देन करंट, इंड्यूस करंट, देन फोर्स, और भैया क्या, पावर। और जब ये सारी चीज़ें इसमें से आएंगी ना, तो बच्चों डेफिनेटली मान के चलना क्वेश्चन कम से कम कुछ भी ना तो अगर ग्राफ सारे आ रहे हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बट लेकिन है क्या
यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो 3 नंबर का ही मिलेगा। और जनरली बच्चे इसको क्या है गलती करे आते हैं, अब वो गलती मैं बताता हूँ। अगर आपको मान लिया यही क्वेश्चन दिया और इसकी स्पीड दे दी आपको जी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इसको हमने जो है ये जो कोयल आप देख रहे हो उसको यहाँ पे ना रख के मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रख दिया, यहाँ रख दिया इसको। अब आपको ग्राफ यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दे दिया, ये दे दिया 30 सेंटीमीटर, और इस मैग्नेटिक फील्ड का ये दे दिया आपको 50 सेंटीमीटर। देन आपको अब जो ग्राफ बच्चों वेलोसिटी, डिस्टेंस, इन सबको कैलकुलेट करके प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी आपको दे दी गई है, डिस्टेंस आपको दे दिया गया, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है फ्लक्स वर्सेस किस में है, टाइम में। तो इस ग्राफ को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। देन बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है बच्चों वो आता है किससे, म्यूचुअल इंडक्टेंस से। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में बच्चों से गलती भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस से बच्चों क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आता है। ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई, इनको काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर करो। अगर सीबीएसई यहाँ से कंसेप्चुअल नहीं डाल रहा तो डेफिनेटली बात है कि भाई कंसेप्चुअल सेक्शन फिर जो है शिफ्ट होने वाला है आपका कहाँ, इससे पहले वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ से कंसेप्चुअल ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड है, इसको सबसे ज़्यादा समय आप दीजिएगा। देन बात करते हैं भैया किसकी, एसी की। एसी में आप उठा लो सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट अच्छे से प्रिपेयर करो। इसमें रेजोनेंस कर लो। रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और करंट वर्सेस बच्चों फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, और यहीं से हम क्यू वैल्यू भी निकालते हैं, और क्यू वैल्यू को आप अच्छे से तैयार करो, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। और इसमें बैंडविड्थ हो गई, और इसमें बच्चों लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसी में अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अच्छे से आप तैयार कर लो, है ना। देन पावर लॉस, सॉरी एवरेज पावर कंजप्शन इन एसी सर्किट, एवरेज पावर कंजप्शन। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लो। साथ ही साथ भैया एवरेज वैल्यू निकालनी और आरएमएस वैल्यू निकालनी। कोई भी आपको जो है एसी का ग्राफ दे दिया गया है, उससे एवरेज और उसी से क्या आरएमएस, यहां से आपको भैया 1 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। एवरेज और आरएमएस वैल्यू आपको जो है निकालनी आनी चाहिए कि कैसे एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन वाला भी आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देन पूछते हैं बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट में। इसके बाद भैया वोल्टलेस करंट टॉपिक बहुत कम है इसमें, तो वोल्टलेस करंट भी यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर सबसे ज़्यादा जो इसमें मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर और या फिर एसी जनरेटर। जब आएगा तो दोनों में से बच्चों एक ही आएगा, और सबसे ज़्यादा जो मेन है वो ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से होते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप, स्टेप डाउन, कोर टाइप, शेल टाइप। स्टेप अप स्टेप डाउन क्या ये डीसी में वर्क करता है, नहीं करता, क्योंकि वहां पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। सिर्फ ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है किसमें, एसी में। अगर मान लिया प्राइमरी कोइल के टर्न, सेकेंडरी कोइल के टर्न, अगर हम बच्चों ये प्राइमरी कोइल सेकेंडरी कोइल के टर्न इक्वल रखते हैं तो क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो वो पता होना चाहिए। करंट वर्सेस जो फॉर्मूला है करंट और आपका ईएमएफ का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला, सभी का एक साथ कॉम्बिनेशन, जो कि मैं बता रहा हूं ईपी अपॉन ये ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू phi-S अपॉन phi-P इक्वल टू IP अपॉन IS। भैया ये एक फॉर्मूला है जिसको आप जो है, जिससे क्वेश्चन से ज़्यादातर इसके सभी हो जाएंगे। और कोई अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, बट लेकिन सभी बच्चे जानते हैं कि आइडियल कुछ नहीं होता।
तो इसमें लॉसेस कौन कौन से हैं, इसमें लॉसेस बच्चों कौन कौन से आते हैं, एडी करंट लॉस, कौन कौन से लॉस आते हैं, एडी करंट लॉस और हमिंग लॉस और फ्लक्स लॉस होता है, ठीक है बच्चों। और बताइए कॉपर लॉस, जो कि रेजिस्टेंस की वजह से होता है, कॉपर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं क्या, सीयू लॉस यानी कि कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन बच्चों आप यहां से तैयार कर दिए। इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों क्या, ट्रांसफॉर्मर। इसके आने के, इस पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस की एप्लीकेशन बेस्ड बच्चों ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे स्टेप अप कहाँ यूज करना है, स्टेप डाउन कहाँ यूज करते हैं, है ना। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज लो करंट में, ठीक है। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की तरह भी वर्क कर सकता है। मान लिया सपोज करो हमने कहा जी एनपी जो टर्न्स हैं वो कम है, एनएस टर्न्स ज्यादा है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या अगर हम इनपुट यहां पर लगा दें सेकेंडरी पर, होगा क्या, अगर हम सेकेंडरी पे इनपुट लगा देते हैं और आउटपुट लेते हैं प्राइमरी से, तो क्या ये स्टेप डाउन की तरह वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे से इस समय हमें प्रिपेयर कर लेने हैं। और आधा बच्चों ये सेक्शन मैंने आपको जो है इसमें बताया। देन नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आप बच्चों नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ईएम वेव्स में से बच्चों आप ईएम स्पेक्ट्रम इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि ट्रेंडिंग में ईएम स्पेक्ट्रम ही चल रहा है। वो 7 है, ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर 7 ईएम रेज आती हैं, उनका जनरेशन, उनका मतलब प्रोडक्शन और यूजेस एप्लीकेशन, ये सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और साथ साथ ईएम वेव्स जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका ट्रांसवर्स नेचर कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। और जब ये किसी फ्री स्पेस में चलती है या फिर किसी मीडियम में चलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या क्या उसके अंदर ऑक्सीलेट करता है, कितने एंगल पर ऑक्सीलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये अच्छे से यहाँ प्रिपेयर कर लें। बहुत ही ईजी है, 3 मार्क्स आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे। देन उसके बाद बच्चों पहुँचते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में मैं आपको बता दूँ कि कहाँ से क्वेश्चन इस बार आपको मिलने वाला है। पहले तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं बता दूं भैया, 5 नंबर का क्वेश्चन ऑप्टिक्स से हर साल आता है, आएगा, इस साल भी आएगा, ठीक है, इस साल भी आएगा। सब में पहले आपको मैं 5 नंबर के क्वेश्चन का जो है बता देता हूं कि कहां से आएगा। YDSC तैयार कर लो भैया, या फिर आप हैगेन्स प्रिंसिपल्स तैयार कर लो, प्रिज्म / भैया टेलीस्कोप, या फिर आपका माइक्रोस्कोप और लेंस मेकर फॉर्मूला। भैया इनमें से क्वेश्चन आपको 5 नंबर का डेफिनेटली मिलने वाला है इस साल, ठीक है। और एक बात और है, 5 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस होती है। 5 नंबर के क्वेश्चन बच्चों क्या होती है, चॉइस होती है। तो यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 5 नंबर का मिलने वाला है। ये टॉपिक आपके सामने मैंने लिख दिए। और एक बच्चों इसमें आपको 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्या मिलेगा, इससे न्यूमेरिकल मिलेगा। तो 3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल यहां पे आपको मिलने वाला है, उस 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, कहां से मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या फिर मिरर, ठीक है, या फिर आप प्रिज्म का न्यूमेरिकल भैया यहां पे प्रिपेयर कर लो। तो यहां से आपको क्या नाम है, न्यूमेरिकल मिलने वाला है इस साल, ठीक है। देन बात करते हैं भैया इसमें MCQ, ठीक है। तो MCQ भी यहां से भैया आप प्रिपेयर करो। और MCQ के लिए आप TIR पकड़ लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है उसे अच्छे से तैयार करो। और साथ ही साथ भैया जो लेंस है, लेंस को अगर हम किसी दूसरे लिक्विड में डाल देते हैं, कट कर देते हैं उस लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पावर वाले क्वेश्चन जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को एक साथ ले आते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को ले आते हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों यहाँ पर प्रिपेयर कर लो, जिसमें MCQ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं इस बार। देन बच्चों
इसके बाद हमारे पास आता है डुअल नेचर। तो डुअल नेचर से तो भैया सिंपल सा न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करें तो भैया न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा किससे, अगर आता है तो डी ब्रोगली, वरना यहाँ सेक्शन है किससे, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आता है और वो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको आप तैयार कर लो, इससे आपको जो है यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों एटम्स की बात करते हैं। तो एटम्स में तो बोर्स एटॉमिक मॉडल भैया बहुत अच्छे से कर जाओ, और इसी पे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल सारा आने वाला है, पक्का क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा। आप डेफिनेटली मेरे को याद करोगे कि हमें पहले से पता था कि यहां से क्वेश्चन आएगा, इस बार मिलेगा बच्चों आपको इससे क्वेश्चन, बोर्स एटॉमिक मॉडल से। और न्यूक्लियाई की बात करें तो बच्चों न्यूक्लियाई में एक तो आपको ये ग्राफ तैयार कर लेना जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो कर्व है, जो कि कुछ इस तरह का कर्व जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस कर्व को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और बाइंडिंग एनर्जी को प्रिपेयर कर लो। देन इसमें आ जाओ फिशन कब होता है और फ्यूजन कब होता है, इनका बेसिक आप जो है तैयार कर लो, और वो भी किससे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल भी अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर रेडियस, ठीक है, कौन सी, ऑर्बिटल, एक तो ऑर्बिटल रेडियस होती है और दूसरी को किसकी होती है, न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस। तो ये यहां सर 1 नंबर का क्वेश्चन रेडियस पे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो लास्ट हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर से मैं आपको बता दूं भैया, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग वर्किंग और आईबी करैक्टरिस्टिक्स, या फिर रिवर्स बायसिंग में भैया, रिवर्स बायसिंग में वर्किंग, ये आप अच्छे से बच्चों तैयार कर लो। रिवर्स बायसिंग में वर्किंग इसकी, और आईबी करैक्टरिस्टिक्स। और एक धमाकेदार टॉपिक इसमें क्या है, सबसे धमाकेदार टॉपिक है इसमें रेक्टिफायर, ठीक है, सबसे धमाकेदार टॉपिक है इसमें रेक्टिफायर, ठीक है। तो बच्चों यहां से आप एक चीज और बता दूं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, रेजिस्टेंस निकालना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो आपको जो है कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स करंट वर्सेस वोल्टेज की, ठीक है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और सेमीकंडक्टर में भैया अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वर्किंग फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में डायोड की वर्किंग। और न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो भैया डायोड को जब हम लगाते हैं पीएन, तो उसमें आप देखना है कि बायसिंग और किसी भी रेजिस्टेंस से आपको यहाँ पर भैया करंट पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर हमने एक सप्लाई लगा दी और 12 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 2 ओम। तो आपको क्या है, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं 2 ओम का और 3 ओम का, यहाँ से आपको करंट पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन रेक्टिफायर में आपको आउटपुट निकालने के लिए आता है, उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये चैप्टर आपको स्कोरिंग चैप्टर है, सब में पहले आप इसको तैयार करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तैयार करो, जिसको अच्छा स्कोर करना है। और सबसे ज़्यादा समय बच्चों जिसका परफॉर्मेंस 50+ प्री बोर्ड में रही है, उनका काम यह है कि सब में पहले आप भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, इनको सबसे ज़्यादा समय दे दो भैया, आपका 1 नंबर असर्शन रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। आपके जो नंबर जाएंगे वो वहीं जाएंगे। सबसे अच्छे से इनको बच्चों तैयार करो। और इसी के साथ साथ मैं आपसे जो है आज की चर्चा यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट सेशन फिर हम आपके साथ करने जा रहे हैं। और कुछ बढ़िया चीज़ें मैं सोच रहा हूँ लेके आऊँ कि बच्चों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं शेयर करूँ कि जिनसे बच्चों को जो काफ़ी आगे बेनिफिट हो और बोर्ड के एग्ज़ाम उनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिले।
तो याद हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम लेके आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू बच्चों।